आधारणीय वेग में से 3 मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाए, मल, मूत्र और अपान वायु। ठीक है, अब इसके बाद आगे के हम वेग के बारे में बात करते हैं। इन 3 के वेग के बाद चौथा वेग आता है उद्गार, डकार। अब ये डकार के साथ भी यही सारी कंडीशन है जो उनके साथ थी। बड़ा ही हमारी हाई सोसाइटी ने इन सारी जो नॉर्मल चीजें हैं उनको इतना नॉर्मल बना दिया है। डकार आना, उद्गार, जिसको शुद्ध हिंदी में उद्गार बोलते हैं, एक नॉर्मल सी चीज है। डकार आती क्यों है? जब आपके स्टमक के अंदर, स्टमक एक तरीके का प्रेशर कुकर होता है, नीचे से भी क्लोज है लेकिन एक ढक्कन लगा हुआ है जो ड्यूडेनम और स्टमक के बीच में जोड़ती है। ठीक है, वहां पर एक ढक्कन है और एक ढक्कन हमारी जो ईसोफेगस और स्टमक को जोड़ती है वहां पर होता है। ठीक है, अब डकार कब आती है? जब स्टमक के अंदर प्रेशर काफी ज्यादा होता है। इसका खाने से कोई लेना देना नहीं होता। जब आपके स्टमक के अंदर वायु ज्यादा हो जाती है तो वायु ऊपर की तरफ प्रेशर डालती है और ईसोफेगस और स्टमक के बीच की जो गैपिंग है, जो वहां पे ढक्कन लगा हुआ था क्लोज करके, वो खुल जाता है। और जैसे ही वो खुलता है तो वायु प्रेशर के साथ ऊपर आती है, हमारे वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं उनसे टकराती है और व्यक्ति को डकार आती है। ठीक है, ये आपके स्टमक के अंदर भरी हुई वायु और वायु से भी ज्यादा बने हुए प्रेशर को रिलीज करने का एक नेचुरल तरीका है। इसका खाने से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। लोग बोलते हैं ना, भरपेट खाना खा लिया तो डकार आ गई। भरपेट खाना खा लिया डकार आ गई का मतलब है आपने इतना खाना खाया कि पेट के अंदर जो वायु थी उसके लिए जगह नहीं बची और उसको कहीं ना कहीं से रिलीज होना पड़ा। ठीक है, अब स्टमक है तो वो ड्यूडेनम में तो रिलीज हो नहीं सकती क्योंकि वो तो पूरी पैक है। ड्यूडेनम है, फिर उसके आगे इंटेस्टाइन के और पार्ट आ जाते हैं तो वो तो क्लोज है। पास का रास्ता कौन सा है? ईसोफेगस का, तो वो ऊपर से रिलीज हो जाती है। तो खाने से कोई लेना देना नहीं होता। इसका मतलब होता है कि आपके स्टमक के अंदर प्रेशर कितना है, ये एक नॉर्मल चीज है। लेकिन इसको भी चूंकि मजाक के तौर पे लिया जाता है तो ज्यादातर लोग डकार को या तो लेते नहीं है और लेते हैं तो ऐसे करके थोड़ा सा ले लेते हैं कि भाई हल्की सी वायु निकल जाए, आवाज नहीं हो ज्यादा। इस तरीके से जब आप डकार को रोकते हो बार बार तो आपके स्टमक के अंदर ज्यादा प्रेशर बनता है और इस प्रेशर के कारण आपके स्टमक के आसपास के जितने ऑर्गन होते हैं उनके ऊपर परेशानी आती है या उनकी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अब जो लोग डकार को लंबे समय तक बार बार रोकते हैं, ऐसे लोगों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस कई गुना ज्यादा होते हैं। अब ये आपको बड़ा फनी लग रहा होगा कि यार डकार का और हार्ट अटैक का क्या लेना देना है, पर आप थोड़ा सा भी अगर रिसर्च करो या अगर आपके पास कोई डॉक्टर्स फ्रेंड हो तो आप उनसे बात करो तो आपको पता चलेगा कि जितने भी कार्डियक सेंटर होते हैं, यानी कि जहाँ पर हार्ट की स्पेशली ट्रीटमेंट किया जाता है, यहाँ पे जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास जो पेशेंट आते हैं, यदि उनके पास 100 पेशेंट आए ये बोलकर कि उनको हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक है, तो 100 में से 60 पेशेंट ऐसे होंगे कि जिनको केवल और केवल वायु के कारण दर्द हो रहा है, जिसको बोलते हैं कि यार वो कुछ नहीं था, गैस का अटैक था। ठीक है, यानी कि गैस का अटैक इतना सीवियर पेन कर सकता है कि आपको हार्ट अटैक जैसे सिम्टम आते हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है, एग्जैक्टली हार्ट अटैक जैसे आपके सिम्टम आते हैं। आपका हार्ट काम करना बंद कर देता है, बहुत सीवियर पेन होता है, हाथ सुन्न पड़ जाते हैं, हाथ काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वायु का प्रेशर है। बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आपकी प्रेशर कुकर के अंदर ज्यादा प्रेशर बन जाए तो वो लोहे का, स्टील का जो प्रेशर कुकर है वो भी फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। तो जब ये सारी चीजें आपके शरीर के अंदर होंगी तो कितनी बीमारियां पैदा करेंगी। उद्गार का मतलब ही सिंपल ये है कि आपकी बॉडी के अंदर का प्रेशर रिलीज हो रहा है। यदि आप इसको लंबे समय तक, आपकी हैबिट है कि आप बार बार इस तरीके से प्रेशर मेंटेन करते हो, उसको रिलीज नहीं करते या उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते, अगर जरूरत से ज्यादा आपको डकारें आती है तो आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। यदि आप उसको ठीक नहीं करते हो तो ऐसे लोगों को हार्ट से संबंधित सभी प्रकार के रोग हो सकते हैं, जिसमें हार्ट अटैक भी आता है। तो प्लीज इसको ध्यान रखिए। इसके बाद अगला जो आधारणीय वेग है वो आता है छींक। अब छींक एक ऐसी चीज है जिसको कोई रोक नहीं सकता। यदि आपको छींक आ रही है, आपके नाक के अंदर कुछ चला गया है तो आपको छींक आएगी, ऑटोमेटिक है। तो आपको लगेगा कि यार इसको कौन रोकता है, पर बिल्कुल इसको रोकते हैं। छींक कैसे आती है? ऐसे करके आएगी जोर से। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि छींक गलत चीज है तो लोग क्या करते हैं, नाक रोक के ऐसे कर देते हैं। ठीक है, कि उसका आवाज कम आए, प्रेशर कम आए, और कई बार मुंह को भी बंद कर लेते हैं, ऐसे निकल जाती है थोड़ी सी कि आवाज भी नहीं आए कहीं पे भी। अब यहाँ मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे तो इसका मतलब क्या कि सामने वाले पे थूक दें। नहीं जी, सामने वाले पे मत थूकिए। आप आपके जो सोशल एटिकेट है उनको फॉलो करिए, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ का भी ध्यान रखिए।
यदि छींक आए तो उसको हो सके तो आपको उस जगह से अलग हो जाना चाहिए। यदि आपके आसपास कोई लोग हैं तो आप पहले तो वहां से हट जाइए, क्योंकि छींक आने से 10-15-20 सेकंड पहले सबको पता चल जाता है कि छींक आने वाली है। हमेशा नाक में इरिटेशन होने लगता है, पता चल जाता है। तो आप पहले वहां से हट जाइए और छींक को खुलकर लीजिए, मुंह बंद करिए और सारा प्रेशर अपने नाक के थ्रू रिलीज करिए। छींक आती क्यों है इसको समझिए। छींक एक बहुत ही सिंपल सी चीज है कि आपके नाक के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स आ गए हैं जो कि आपकी बॉडी को इरिटेट कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सेल्फ डिफेंस का मैकेनिज्म है। नाक के अंदर कुछ चला गया, यहाँ पर नाक की जो नेजल में जो थोड़े थोड़े हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जो बाल होते हैं, उस पर वो इरिटेट करेगा। जब वो इरिटेट करेगा तो हमारे दिमाग को सेंसेशन जाएगा कि नाक के अंदर कुछ है, और फिर दिमाग बोलेगा कि इसको बाहर निकालो। और बाहर निकालने का एक ही तरीका है, जोर से छींक दो तो जितने भी यहाँ के पार्टिकल्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे। ये हो रहा है बॉडी का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। अब आप अपने सोशल फियर के कारण, एक जो भी आपकी माहौल होता है आसपास के कारण, उसको रोकते हो, तो रोकने की वजह से वो जो पार्टिकल जो नाक में थे वो धीरे धीरे अंदर चले जाते हैं। यहाँ दो चीजें होती हैं। पहली बात तो पार्टिकल जो इन्फेक्शन है वो भी आपके अंदर चला गया। नाक से कहाँ जाएगा? आपके लंग्स में जाएगा धीरे धीरे, ऑब्वियस सी बात है। टॉन्सिल्स में जाएगा, नेजल कैविटी जो होती है वहां जाएगा, फिर आपका ओरोफेरिंक्स होता है, यहाँ पे जो जगह होती है वहां जाएगा, और फिर फाइनली लंग्स में जाएगा। एक तो ये चीज हो गई, इन्फेक्शन पहुंच गया। दूसरी बात होती है जो ज्यादा खतरनाक है, जब आप लंबे समय तक इस तरीके से अपने दिमाग को ट्रेन करते हो कि नहीं छींकना नहीं है, या छींकना भी है तो ऐसे धीमे करके छींकना है, तो आपका दिमाग, क्योंकि आपका दिमाग आपका सर्वेंट है, वो आपका बॉस नहीं है, वो आपका सर्वेंट है। आप उसको जैसे ट्रेन करना चाहो वैसा ट्रेन हो जाएगा। अब आपका दिमाग बार बार ये कर लेता है कि भाई आ रहा है इन्फेक्शन, आने दो, छींकना नहीं है। आ रहा है इन्फेक्शन, आने दो, छींकना नहीं है। इन्फेक्शन आ रहा है, आने दो, छींकना नहीं है। बार बार ये चीज दिमाग में चलती रहती है। आप अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करते हो, फाइनली आपका दिमाग इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करना और उसको शरीर से बाहर निकालना बंद कर देता है। जब इस तरीके से आप लंबे समय तक अपने दिमाग को ट्रेन करते हो तो इससे आपकी नेजल कैविटी ड्राई हो जाती है और नेजल कैविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम चालू हो जाती है। यानी कि आप खुद अपने हाथों से अपने बॉडी का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म कमजोर कर देते हो। सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म कमजोर हुआ तो फिर कोरोना भी आएगा, स्वाइन फ्लू भी आएगा, नॉर्मल सी चीज है, सब होगा फिर तो। क्योंकि आपकी बॉडी, आपके दिमाग को पता है कि इन्फेक्शन आ रहा है, आने दो, वेरी गुड, आ रहा है, आने दो, हम खुद एंटीबायोटिक से लड़ेंगे, हम क्यों लड़े। आप इस तरीके से अपने दिमाग को गलत तरीके के लिए ट्रेन करते हो। जब आप लंबे समय तक अपनी छींक को इस तरीके से रोकते हो तो आपको बहुत सारी व्याधियां हो सकती हैं, जिसमें से छींक को रोकने से कौन सी होती है? छींक को रोकने से सबसे पहले ब्रेन डिसऑर्डर होता है, जो मैंने अभी आपको पैथोफिजियोलॉजी समझा दी, किस तरीके से आपका दिमाग है वो कमजोर हो जाता है। दूसरी चीज, आपकी बॉडी का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म कमजोर होता है। तीसरी चीज बहुत ही अजीब है, जो शायद आप लोगों को थोड़ा सी अजीब लगेगी, लेकिन आयुर्वेद में इसका रेफरेंस है कि छींक का वेग रोकने से मन्या स्तंभ रोग होता है। मन्या स्तंभ का मतलब है सर्वाइकल प्रॉब्लम। आप लोगों ने देखा हो ना, गले का पट्टा लोगों को लगा के रखना पड़ता है ऐसे करके कि भाई गर्दन सीधी रहे। सर्वाइकल पेन चालू हो गया, रात को नींद नहीं आती है, एक कंधा दुखता है, एक गर्दन दुखती है, सिर में दर्द होता है, हल्के हल्के चक्कर आते रहते हैं, ये सर्वाइकल पेन के सिम्टम होते हैं। और सर्वाइकल पेन होने का बहुत बड़ा रीजन होता है छींक को बार बार रोकना। ठीक है, दो बीमारियां जो आपको ऐसा लग सकता है कि इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। तो प्लीज ऐसा मत करिए। छींक का वेग आ रहा है तो जहां पर आप हैं वहां से हट जाइए। रुमाल, हैंकी जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको लीजिए, लेकिन छींकिए अच्छे से। और छींकते समय मुंह से आपको ज्यादा नहीं रखना चाहिए, जितना हो सके मुंह को बंद रखने की कोशिश करिए। नाक से पूरा प्रेशर रिलीज करना चाहिए, जिससे जितना भी इंफेक्शन है, जो भी डर्टी पार्टिकल्स है जो नाक के अंदर थे, वो बाहर निकल जाए। ठीक एक नॉर्मल चीज है, प्लीज इसको जबरदस्ती रोककर अपनी बॉडी का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म कमजोर मत करिए। ठीक है, इसके बाद अगला आता है वेग तृष्णा। तृष्णा का मतलब है पानी का वेग को रोकना। ये थोड़ा सा कॉमन है और इससे आजकल वर्तमान समय में चूंकि हाइड्रेशन इतना चल गया है कि पर्टिकुलरली इस बीमारी से होने वाले रोग नहीं मिलते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो तृष्णा के वेग को रोकते हैं, क्योंकि हाइड्रेशन पे आजकल बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है। आजकल तो इतना ज्यादा फोकस हो रहा है कि हम लोगों ने पानी पिला पिला के अपने शरीर को मछली कर लिया है। तो यहाँ हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये इतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। इसके बाद अगला आता है भूख के वेग को रोकने से। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल लोग इतना ज्यादा कम खाना खाने लगे हैं, इतना कैलोरी काउंट करके खाना खाते हैं कि हमारे शरीर में पता नहीं कितनी सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं।
जब आपको भूख का वेग उपस्थित होता है तब आप उसको यदि रोकते हो, कुछ लोगों का होता है ना कि हम दिन में एक ही बार खाना खाएंगे, 2 बार ही खाना खाएंगे, या खाना प्रॉपर तरीके से नहीं खाएंगे, बहुत ही कम खाना खाएंगे। जब आप इस तरीके से अपनी बॉडी को, अपनी भूख को मारने की कोशिश करते हो तो इससे आपके शरीर में इंटेस्टाइन एक तो पूरी तरीके से कमजोर हो जाती है, आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो सकता है, अरुचि रोग होती है यानी कि एनोरेक्सिया। लंबे समय तक यदि आप अपने भूख को रोकते हो तो आपको खाने से अरुचि उत्पन्न हो जाती है, मतलब खाना देखकर आपको उल्टी आना, खाना अच्छा नहीं लगना, खाने में स्वाद उत्पन्न नहीं होना, इस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। भूख के वेग को लगातार रोकने से चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, ये सारे सिम्टम हो सकते हैं। ये आप लोगों को पता है तो चलो इसको ज्यादा हम डिस्कशन नहीं करते हैं। इसके बाद आता है अगला आधारणीय वेग, निद्रा। निद्रा इंपॉर्टेंट है। आजकल भाई लेट नाइट पार्टी और लेट नाइट फंक्शन का बड़ा फैशन है। लोग अपनी नींद को इतना मारने की कोशिश करते हैं, फिर फाइनली थक हार के रात को 2 बजे सो जाते हैं, फिर सुबह 11 बजे तक सोते रहते हैं और फिर दिन भर काम करते हैं, रात को प्रॉपर टाइम से सोते नहीं। मतलब टोटल मिला के एक पूरी ऊटपटांग लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं। अब भाई कभी कभार घर में शादी है और आपने इस तरीके से काम किया तो ठीक है, लेकिन जब लंबे समय तक आपकी हैबिट ही यही हो जाती है कि आप अपनी नींद को मारने की कोशिश करते हैं, आप जब नींद आ रही होती है तब सोते नहीं है। मैंने कुछ समय पहले एक व्यक्ति ने मुझसे फोन पे कंसल्टेशन लिया था, बुक करके अपॉइंटमेंट लेकर। फिलहाल ये फैसिलिटी अभी नहीं है, लेकिन जब तक ये वीडियो अपलोड होगा तब तक शायद अवेलेबल हो जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन में पता चल जाएगा कि कंसल्टेशन चालू है या नहीं है। तो बहुत समय पहले एक जन ने लिया था, उनका कहना ये था कि उनको रात को 10 बजे तो बहुत अच्छी नींद आती है, लेकिन तब उनका सोने का मन करता नहीं है कि यार अभी 10 बजे से कौन सोए। उस टाइम में वो जबरदस्ती मोबाइल चलाकर, टीवी देखकर, गप्पे मारकर अपनी नींद को दूर करते हैं और फिर रात को 12-1 बजे जब सोने की कोशिश करते हैं तब नींद आती नहीं है, फिर रात को 3 बजे नींद आती है। अब ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो खुद अपने हाथ से डेवलप कर रहे हैं और ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। जब आपको नींद का वेग आता है तब आप सोते नहीं हैं और फिर जब चला जाता है, जब आपकी नींद उड़ जाती है, जब आपको नींद नहीं आ रही होती तब आप जबरदस्ती सोने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से जब आप इस गलत लाइफस्टाइल को फॉलो करते हो तो इससे आपको आंखों के डिसऑर्डर हो सकते हैं। आइज के जितने भी डिसऑर्डर होते हैं उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन होता है सही तरीके से ना सोना। अंगों का टूटना, जम्हाई का आना, आलस का रहना, इस प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। मतलब बिना कारण के आपको ऐसा लग रहा है कि यार सिर में दर्द है, कमजोरी है, गुस्सा आ रही है, चिड़चिड़ी आ रही है, तो उसका बहुत बड़ा रीजन आपकी स्लीप साइकिल होता है। यदि आपको नींद प्रॉपर नहीं आएगी तो आपको जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं, ज्यादा गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन आना, खाने का मन नहीं करना, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होना, डिप्रेशन का आना, ये सारी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसका बहुत 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 बड़ा रीजन होता है आपका सही समय पर ना सोना। लोग कई बार इतने साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, थेरेपिस्ट के पास जाते हैं और एंड में रिजल्ट केवल इतना होता है कि भाई सो नहीं रहे। तो अपनी इन छोटी छोटी सी बातें जो आपके हाथ में है, जिनको कंट्रोल करना आपके हाथ में, तो प्लीज उनको फोकस करिए, इन पर ध्यान दीजिए और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। अगर ट्रीटमेंट की जरूरत है तो ट्रीटमेंट लीजिए, ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, केवल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो प्लीज इसको सही करिए। चलिए, आपके 13 में से अभी मैंने कितने, मल, मूत्र, अपान वायु बता दिया, उसके बाद उद्गार, छींक, तृष्णा और भूख और नींद, इतने वेगों का वर्णन हमें कर लिया। बाकी के आगे वेगों का वर्णन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, ये सीरीज अच्छी लग रही हो, ये चैप्टर अच्छा लग रहा हो, और यदि कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।